1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आया उसके पीछे क्या कहानी थी? उसके पीछे हमने देखा था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर में एक प्रकार का इकोनॉमी क्या हुआ था बेटा? क्राइसिस आ गया था, ठीक है ना। और ये क्राइसिस के हमने कितने रीजन बताए थे? 4 कारण हमने बताए थे। इन 4 कारणों के कारण से कंपनी में या कंपनी को रेगुलेटिंग एक्ट या रेगुलेट करने के लिए एक एक्ट पास किया गया जिसे क्या कहा गया? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का। ये बात समझ में सबको आ गई थी? ये बात सबको समझ में आ गई थी? हमने एकदम बिल्कुल शॉर्ट में इस बात को लिख दिया हूं, जो कि मैं पिछली क्लास में इसको मैंने 1.5 घंटे आराम से सबको पढ़ाया था। अब हम शुरू कर रहे हैं कि भारत में जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई तो भारत में किस प्रकार से व्यापार कर रही है और 1615 से लेकर के 1773 तक अपनी वो राजनीतिक सत्ता का विस्तार कैसे कर रही है या पूरा भारत पे कंट्रोल स्थापित कैसे कर रही है, इस बात पे आज हम लोग फोकस करेंगे और फिर देखेंगे कि बदलाव 1773 एक्ट आने के बाद क्या बदलाव किया गया। तो अब मेरी बात को गौर से सभी लोग समझिएगा इस बात को। देखो बच्चे, जब हम बात करते हैं तो ये देखो हमारा हाफ हमने इंडिया बनाया। यहां पर एक प्रेसिडेंसी हुआ करती थी जिसके कारण से ईस्ट इंडिया भारत पे रूल किया करती थी, और एक प्रेसिडेंसी यहां पर थी। इन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में ये 3 प्रेसिडेंसी इन्होंने बना रखा था। कितने प्रेसिडेंसी इन्होंने बना रखा था बच्चा? 3 प्रेसिडेंसी इन्होंने बना रखा था। गौर करिएगा सभी लोग, शांति से बस सुनते चलिएगा। इसको बोला गया था बेटा बंगाल प्रेसिडेंसी। क्या बोला गया? प्रेसिडेंसी बोला गया। और इसे जो है कि मद्रास प्रेसिडेंसी बोला गया। इज इट क्लियर सभी लोगों को? और इसे जो है कि बॉम्बे प्रेसिडेंसी बोला गया। इस बात को सभी लोगों को पता होना चाहिए। इसका मतलब ये बेटा जो तीनों प्रेसिडेंसी थी, याद रखिएगा, ये जो तीनों प्रेसिडेंसी थी, ये तीनों प्रेसिडेंसी अभी आपको अलग अलग तरीके से मिल रही है। इसका मतलब ये जो है कि बॉम्बे प्रेसिडेंसी, और दूसरा बच्चा बंगाल प्रेसिडेंसी, और तीसरा जो है कि मद्रास प्रेसिडेंसी। ये देखो, ये 3 प्रेसिडेंसी इन्होंने बना रखा था। और इन तीनों प्रेसिडेंसी में बेटा सबके जो है कि गवर्नर, सबके गवर्नर अलग अलग हुआ करते थे। इसके भी गवर्नर अलग अलग हुआ करते थे। इन तीनों के गवर्नर क्या थे? सब अलग अलग थे, है ना। तो पहले जब इन्होंने प्रेसिडेंसी बनाया था तो भारत पे कंट्रोल करने के लिए इन्होंने अपनी प्रेसिडेंसी को अलग अलग जगहों पर स्टैब्लिश किया हुआ था। एक प्रेसिडेंसी बॉम्बे थी, बॉम्बे में। एक प्रेसिडेंसी बंगाल में थी। एक प्रेसिडेंसी कहाँ थी? मद्रास में थी। और मैं आपको बता देता हूं, यहां का जो गवर्नर था बेटा, जिसका नाम आप सभी लोग बचपन से पढ़ते आए हैं, जिसका नाम था वॉरेन हेस्टिंग। सुने आप लोग नाम ना? तो इसे क्या कहा गया? तो वॉरेन हेस्टिंग कहा गया। आप नाम जानते होंगे सभी लोग, ठीक है। तो प्रश्न ये आता है कि सर बॉम्बे वाले का क्या नाम था, आप बताइएगा, और मद्रास वाले का क्या नाम था, आप बताइएगा। ठीक है भैया, आप लोगों के लिए मैं ये होमवर्क छोड़ दूं या मैं बताऊं? अगर हाँ, तुमसे यही उम्मीद थी, ठीक है। बड़े सब खतरनाक लड़के हैं। हाँ, प्रेसिडेंसी, ऐसी प्रेसिडेंसी हुआ करती थी जहां से ये पूरा का पूरा अपना हर चीज संचालित करते थे, कंट्रोल करते थे, है ना। जैसे प्रेसिडेंसी, जैसे राजा महाराजा वाला इलाका बना हुआ है पूरा का पूरा, ठीक है ना। वहां से कंट्रोल करते थे, वहां से सब नियंत्रण करते थे। तो आप लोग बताइएगा, कुछ समय के बाद अगर हमसे चाहेंगे, उम्मीद करेंगे तो हम तो बता ही देंगे, लेकिन मैं देखना चाहता हूं आपके दिमाग में क्या आता है। सही बात है कि नहीं? हाँ, उम्मीद हम ही से तुम लोग, हम जानते हैं, है ना। हमको पता है कि तुम नहीं बता पाओगे, लेकिन फिर भी दोनों में से एक बता दूं, भगवान माफ नहीं करेगा तुमको, जीवन में नहीं माफ करेगा, याद रखना। हॉर्न भाई, क्या नाम था? विलियम हॉर्न भाई। और इसका क्या था बेटा?
जॉर्ज। ठीक है, तो आपको इतना पढ़ना नहीं है, याद रखिएगा, ये मैं सिर्फ जानकारी के लिए आपको बता दिया हूं। लेकिन आपको किसको ध्यान रखना पड़ेगा जो आपके एग्जाम में आता है? वारेन हेस्टिंग। इस तरीके से ये लोग क्या कर रहे थे, 3 जगह प्रेसिडेंसी को स्टैब्लिश कर रखे थे और तीनों जगह ये बढ़िया तरीके से क्या कर रहे थे, तीनों जगह से कंट्रोल कर रहे थे, पूरे भारत को एक ऑपरेट की तरह कर रहे थे, मतलब ऑपरेट कर रहे थे कुल मिला जुला करके, ये बात थी। तो आप थोड़ा सा इसको बना लें तो थोड़ा से हम बात करेंगे। अभी ये कहानी चल रही है और 1773 जब एक्ट आया, इसमें बदलाव क्या किया गया अब मैं बताऊंगा। तो इस तरीके से पूरी कहानी चल रही है। एक बार बनाइए फटाफट इसको सभी लोग, कहां कहां प्रेसिडेंसी है इसको अच्छे तरीके से बना लीजिएगा। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? तो एकदम बिल्कुल आराम से पढ़ते हुए समझते हुए हर एक के विषय में चलने का। देखिए हमने बताया कि ये वो कंडीशन चल रहे हैं जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत को नियंत्रण कर रही है, भारत से व्यापार कर रही है। हमने बताया था 1615 से लेकर 1773 तक इसका नेचर बदल चुका था, पॉलिटिकल अफेयर हो चुका था। क्लियर हो गया मेरी बात में? तो इस तरीके का एक सिस्टम बना हुआ था जिससे पूरे भारत पे ये नियंत्रण कर रहे थे कि एक प्रेसिडेंसी बंगाल में बना रखे थे, एक प्रेसिडेंसी मद्रास में और एक प्रेसिडेंसी बॉम्बे में। इनका अलग अलग गवर्नर नियुक्त कर रखा था। ये लोग अपने तरीके से हर जगह अपने अपने क्षेत्र को ऑपरेट कर रहे हैं। तो बंगाल का गवर्नर कौन था उस समय? वाराणसी। बॉम्बे का कौन सा बेटा? हॉर्नबाई। और मद्रास का जॉर्ज पिगॉट भी इसे कहा जाता है, पिगॉट भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, जॉर्ज पिगॉट भी कहा जाता है, इनका नाम था, है ना? तो याद रखिएगा। तो ये तीनों आपस में किसी से कोई भी इंटरलिंक नहीं था, सब अपने अपने प्रेसिडेंसी को अपने अपने तरीके से चला रहे थे, है ना? क्लियर हो गया ना? सारे लोग क्या कर रहे थे, अपने अपने तरीके से इसको चला रहे थे। लेकिन बदलाव क्या किया गया, अब हम आते हैं बदलाव पर। हटाऊं क्या, है ना? बदलाव क्या किया गया इस बात को सभी लोग ध्यान रखिएगा। देखिए चेंज क्या किया गया, अब 1773 एक्ट, यहां लिखता हूं 1773 एक्ट आने के बाद बदलाव क्या हुआ, बदलाव मतलब चेंजेस क्या हुए। इज इट क्लियर? बदलाव क्या हुआ बेटा, इस बदलाव पे ध्यान रखिए आप सभी लोग। हमने बोला सिस्टम ऐसा चल रहा था, जब 1773 एक्ट आया तो इसमें बदलाव क्या किया गया इस सिस्टम के अंदर में, वही पहली बात। इसलिए पहला पॉइंट में मैं इस बात को लिख रहा हूं, पहली पॉइंट में बदलाव। तो देखो बच्चे, अभी हमने बताया कि यहां पर एक बॉम्बे प्रेसिडेंसी थी जो पहले का था इन्होंने, और यहां पे कौन सी बेटा, बंगाल प्रेसिडेंसी, और यहां पर हमने देखा तो कौन सा, मद्रास प्रेसिडेंसी। ये 3 प्रेसिडेंसी थी बेटा। तो इन्होंने क्या किया, बदलाव क्या किया, इस बात को ध्यान रखिएगा। इन्होंने बदलाव पहला क्या किया, यहां पे जो वारेन हेस्टिंग था, क्या नाम था, वारेन हेस्टिंग, अब इस वारेन हेस्टिंग को क्या बना दिया गया बेटा, गवर्नर जनरल। तो पहले क्या था बेटा, ये केवल और केवल गवर्नर। ध्यान से सुनिए आप कहानी, पिक्चर से पढ़ोगे सब कुछ माइंड में सेट है परमानेंट। हमने क्या बताया, अभी मैं एक जगह सब कुछ लिख दूंगा, आराम से लिख दूंगा, एक फॉर्मेट बनाऊंगा फॉर एग्जाम्स, 5 लाइन पढ़ना, खेल खत्म। लेकिन एक बार पहले प्रोसेस इसको समझना पड़ेगा। हमने क्या किया, पहले ये क्या था, बाद में इसका मतलब 1773 एक्ट में पहला काम जो हुआ कि बंगाल के गवर्नर जनरल को बंगाल के गवर्नर को बंगाल गवर्नर जनरल बना दिया गया। किसको, वारेन। बात आपको समझ में आई? अब देखो बड़ी अच्छी बात है, बॉम्बे प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी, इन दोनों को किसके अंतर्गत ला दिया गया, बंगाल के अंदर में। इसका मतलब अब मद्रास प्रेसिडेंसी, बंगाल, बॉम्बे प्रेसिडेंसी सब ऑर्डिनेट बॉडी की तरह काम करेगी बंगाल के अंतर्गत। मेरी बात आपको समझ में आई? जैसे हमने बोला कि पहले तीनों अलग अलग थे, कोई किसी से कोई मतलब नहीं,
सब अपने अपने क्षेत्र में नियंत्रण करना, क्या करना, सब अपने अपने तरीके से देख रहे थे। कोई भी लोकल लॉस बनाना है तो अपना अपना गवर्नर बना रहा था, कोई दिक्कत उसमें नहीं थी। लेकिन जैसे 1773 एक्ट आया, बंगाल प्रेसिडेंसी में जो वारेन हेस्टिंग था उसे बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है, और इन दोनों प्रेसिडेंसी को सब ऑर्डिनेट बॉडी के रूप में किसके अंदर डाल दिया गया? बंगाल के अंदर में। बताओ, इतनी बात क्लियर है? सबको क्लियर है? लेकिन वॉरेन हेस्टिंग को भी वो पावर नहीं दिया जो देना चाहिए था। अब इन्होंने क्या किया, गौर से सुनिए बात को, यही होता है बैलेंस ऑफ पावर का कंसेप्ट। इन्होंने क्या किया, एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बनाया। क्या बनाया बेटा? ध्यान से समझिएगा। इन्होंने एक नया पोस्ट क्रिएट किया, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। और ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर भारत में नहीं, ये कहां बना हुआ है? ब्रिटेन। बात समझो ना। इस कोर्ट ऑफ डायरेक्टर में टोटल जो है कि 24 मेंबर थे। कितना मेंबर थे मेरे बच्चे? तो आपने कहा सर टोटल 24 मेंबर्स थे इसमें। इज इट क्लियर? और यह बात कह दिया गया कि देखो, और तीसरी बात है इसमें यह कहा गया कि गवर्नर जनरल यहां पे बन गया, और इसके लिए 4 जो है एग्जीक्यूटिव काउंसिल बना दिया गया। क्या बना दिया गया? एग्जीक्यूटिव काउंसिल बना दिया गया। मेरी बात आपको समझिएगा। इसको कार्यकारी परिषद बना दिया गया। क्या बना दिया गया? कार्यकारी परिषद बनाया गया। तो अब आप देखो इन्होंने बदलाव क्या किया। बदलाव यह किया, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। अगर मान लो कि वारेन हेस्टिंग को, किसको बेटा? वारेन हेस्टिंग को मान लो कोई कानून अगर बनाना है, कोई कानून अगर बनाना है, तो सबसे पहले कानून बनाने से पहले वो सलाह किससे लेंगे? इसका मतलब अभी तक तो यहां तो ठीक था कि गवर्नर जनरल पोस्ट दे दिया, उन्होंने बोला कि यार सर्वोच्च पोस्ट आपके लिए है, गवर्नर जनरल बना दिया। लेकिन एक्चुअल पावर अगर आप देखेंगे तो इससे ज्यादा किसमें रखा इन्होंने? 4 एग्जीक्यूटिव मेंबर का। और इन्होंने बोला सब लोग रिपोर्ट करेंगे। किसको रिपोर्ट करोगे आप? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को। इसका मतलब आपको जो रिपोर्ट करना पड़ेगा अपने कार्यों का, वो किसको करना पड़ेगा? अब आप बताओ कि भैया भारत में संचालित करने के लिए सारी कानून व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था, सब कुछ वारेन हेस्टिंग, कोई कानून बनाना है, एग्जीक्यूटिव काउंसिल सब लोग बना रहे हैं, कोई बात नहीं। लेकिन एक्चुअल अगर कंट्रोल अभी देखोगे तो आप बोलोगे सर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के पास है, जो कहां बैठा हुआ है? ब्रिटेन में बैठा हुआ है। हाँ है? मानूंगा बड़ी मार कनपटी लाल हो जाएगी। हमसे बात करिएगा। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कब आया? अभी मैं बताऊंगा कब आया है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। ठीक है, चलिए इसको लिख लीजिए बेटा, थोड़ा सा बनाइए आप लोग। पहले कोर्ट ऑफ डायरेक्टर फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आएगा। लिखे हो क्या कहीं? गलत लिखे हो, काटो उसको। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में 6 कमिश्नर नियुक्त किए जाएंगे अगले वाले एक्ट में, 1884 में, 1784 में। जब पीस्ट आएगा तब पीट्स आएगा तब। वहां भी ओडी आएगा, यहां पे सीओडी आएगा। क्लियर हो गया? लिखो भैया। हो गया क्या? जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। हो गया बेटा? चलिए, हो गया क्या?
क्लियर हो गया सभी लोगों को? आगे चलें। तो अब इसकी मुख्य बातें क्या बेटा? प्रमुख बातें लिखो। प्रमुख प्रमुख बातें लिखो बेटा। पहला, बंगाल का जो गवर्नर था उसे क्या बना दिया गया? तो अगर आपसे पूछे कि फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन था, तो लिखो वॉरेन हेस्टिंग। ठीक है। दूसरा, इसमें कार्यकारी परिषद में कितने सदस्य थे? परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी थी? बताओ बच्चा। 4 थी। तो इसे इंग्लिश में एग्जीक्यूटिव काउंसिल में टोटल मेंबर कितने थे? बताओ बच्चे, कितने थे? 4। तो अगर आपसे ये 4 पूछा गया, एक्चुअल जो पावर थी किसके पास? इस 24 मेंबर के पास पावर थी। ठीक है, हो गया क्लियर? चलिए, दूसरी बातें क्या की गई, ये पहला बात हो गया। आगे चले हम लोग। ये बातें क्लियर हुई? क्लियर हो गया? अगला लिखो बेटा। अब देखो दूसरी बातें क्या थी, ध्यान से सुनना। दूसरी बात क्या थी? ऐसे बनाइए बेटा। यहां पर एक क्षेत्र था जिसका नाम था बिहार। क्या नाम था बेटा? लिखो बिहार। और मद्रास। और यहां पर उड़ीसा। क्या था? क्लियर? तीनों जगहों पर जो शासन करता था बेटा, यह करता था शाह आलम तृतीय। कौन था बेटा? शाह आलम तृतीय। शाह आलम तृतीय से अंग्रेज आकर के मिलते हैं। अंग्रेज मतलब अभी ईस्ट इंडिया कंपनी। इनसे 2 बात रखते हैं कि देखो, ईस्ट इंडिया कंपनी कहती है कि रेवेन्यू का काम हम देखेंगे। रेवेन्यू का जो कार्य है वो कौन संभालेगी बेटा? ईस्ट इंडिया कंपनी। और बाकी शाह आलम द्वितीय को कहा, आप क्या करेंगे? एडमिनिस्ट्रेशन देखेंगे। क्या देखेंगे? एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासनिक व्यवस्था आप देखेंगे। तो इस प्रकार से ध्यान से सुनिए, इस प्रकार से हम ये देख पा रहे हैं यहां पर कि हम ये देख पा रहे हैं ड्यूल फॉर्म ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन यहां पर दिख रहा था। द्वैत शासन आपको दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं? दिख रहा है आपको, द्वैत शासन दिख रहा है। लेकिन बेटा क्या किया इन्होंने? 1773 जैसे एक्ट इंट्रोड्यूस किया इन्होंने, शाह आलम को कहा कि भैया आप बहुत बुढ़े हो गए हो, अब आपके पास प्रशासन चलाने की क्षमता नहीं रह गई है, आप आजीवन जब तक आप जिंदा रहेंगे तब तक इनको क्या बना दिया? इन्हें बना दिया पेंशनर। क्या बना दिया बेटा? पेंशनर बना दिया। पेंशनर मतलब हमेशा के लिए पेंशन लो आप, और बाकी दोनों काम कौन संभालने लग गया बेटा? ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर में ये दोनों काम आ गए। एक पहला काम क्या हो गया? रेवेन्यू, और दूसरा काम क्या हो गया? एडमिनिस्ट्रेशन। इसका मतलब कि अब ड्यूल फॉर्म एडमिनिस्ट्रेशन को समाप्त कर दिया गया। अब यहां पे उस बात को मैं लिखूंगा, चौथे बात को यहां पे ड्यूल फॉर्म एडमिनिस्ट्रेशन को, ड्यूल फॉर्म ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को बेटा क्या किया गया? समाप्त कर दिया गया। ठीक है, और हिंट देना तो आप लिख लीजिएगा, इसमें रेवेन्यू कौन देख रहा बेटा? अब ईस्ट इंडिया कंपनी, और दूसरा
एडमिनिस्ट्रेशन भी कौन देखने लग गया। तो यहां पे कर दूं पीछे, इसको बना लो बेटा, बहुत आराम से बना लीजिएगा, ये दूसरा काम हुआ। ठीक है, क्या हुआ दूसरा काम, नोट करें। अच्छा, बंगाल बिहार उड़ीसा था ना, बंगाल बिहार था, बंगाल बिहार उड़ीसा, मद्रास वाला काट दीजिएगा, बंगाल बिहार उड़ीसा, ये मद्रास में नहीं था, कहां था बेटा, ये बंगाल वाले क्षेत्र में बना लीजिएगा, 3 जगह प्रेसिडेंट इसी के बगल में बनाया था। तो ये क्या था, बंगाल बिहार उड़ीसा, 3 जगह था। ठीक है, कहां था बेटा, 3 जगह, मद्रास वाला हटा दीजिएगा। बंगाल बिहार उड़ीसा वाले क्षेत्र में क्या किया था इन्होंने, पूरा कंट्रोल जमा लिया। किसने जमा लिया, ईस्ट इंडिया, नोट करें, ये तो पहले से प्रेसिडेंसी बनी हुई थी, ये पहले से क्या था, एक प्रेसिडेंसी बनी हुई थी। तो इन्होंने क्या किया, बंगाल और बिहार और उड़ीसा में किसका शासन था बेटा, शाह आलम का। किसका शासन था, शाह आलम का। शाह आलम को इन्होंने क्या बना दिया, पेंशनर बना दिया, और दोनों काम किसके हाथों में ले लिया, अपने हाथों में ले लिया। तो दूसरा पॉइंट क्या हुआ, ड्यूल फॉर्म एडमिनिस्ट्रेशन को क्या कर दिया गया, इसमें समाप्त कर दिया गया। क्या कर दिया गया बेटा, समाप्त कर दिया गया। क्लियर हो गया। ये बना लीजिएगा, सिर्फ हमने एक लाइन उसमें ऐड किया, इसमें जो फाइनल रिजल्ट था उसमें हमने क्या किया, ऐड कर दिया। 4 बातें आपको ध्यान रखना, आगे हम लोग बढ़ते चलेंगे धीरे धीरे। ये हो गया कि आप लोगों को बंगाल बिहार उड़ीसा में शाह आलम तृतीय का शासन था, इसको बाद में क्या बना दिया गया, पेंशनर बना दिया गया, और दोनों काम कंपनी अपने हाथों में ले लिया। इसका मतलब रेवेन्यू भी कलेक्ट करेगी और एडमिनिस्ट्रेशन भी चलाएगी। अब दोनों नियंत्रण इसका स्थापित हो चुका है। क्लियर, आगे बढ़िए हम लोग। नहीं अभी, कभी तो हाँ बोल दिया करो। नेहा, लाल पीला कलर पूरा एकदम खतरनाक है। चले बेटा, चले हम लोग, सभी लोग चले, चलिए आइए जरा हम लोग फाइनल पे चलते हैं। देखिए सुनिए मेरी बात ध्यान से, ध्यान से सुनो आप सभी लोग। पिछली क्लास में मैंने 6 बातें लिखवाया था, 6 पॉइंट को आपको क्या करना है, क्या करना है, सर्च करना है। तो पहली पॉइंट हमने क्या लिखवाया था, तो देखो बच्चे, पहले पॉइंट में आप ये दिखाइएगा 1773 एक्ट में, कौन सा एक्ट में बेटा, 3 एक्ट में आप बताइएगा सर यहां पर मोनोपोली थी। ठीक है, क्या था बेटा, मोनोपोली। अभी हम लोगों ने देखा था किससे आप व्यापार कर सकते थे, भारत प्लस जो है कि ईस्टर्न कंट्री के साथ में ये मोनोपोली बना रहा। इज इट क्लियर, पहली बात स्पष्ट हो गई, क्योंकि वैसे नियंत्रण वो कर रहे हैं, अभी कोई भी दूसरी कंपनी यहां पे नहीं आ रही है। दूसरा पॉइंट क्या बताया था मुझे बताओ, यस क्या बताया था, कंट्रोल ऑफ कंपनी की बात हमने किया था, कंपनी पे नियंत्रण। तो देखो क्या हो रहा है बेटा, यहां पर जो कॉमर्शियल ट्रेड चल रहा है, कौन सा, कॉमर्शियल ट्रेड, वाणिज्यिक व्यापार, व्यापार अब प्लस पॉलिटिकल अफेयर। तो अब ये दोनों किसके हाथ में आ गए बेटा, COD में, और कितने मेंबर थे, 24। तो कंट्रोल ऑफ कंपनी का आप किस पे बन चुका है। चलिए तीसरा बताओ लाइन क्या था बेटा, एडमिनिस्ट्रेशन, क्या था बेटा, एडमिनिस्ट्रेशन। तो अब एडमिनिस्ट्रेशन पहले क्या था, गवर्नर, क्या था, गवर्नर, यही था ना। अब बंगाल का याद होगा सभी लोग, बंगाल का गवर्नर कौन था, वॉरेन हेस्टिंग। अब वॉरेन हेस्टिंग को एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, रूल करने के लिए इसको क्या बना दिया गया, गवर्नर जनरल। सारी बातें क्लियर हो रहा है, स्पष्ट हो रहा है ना।
वो 6 बातें मैं सेट कर रहा हूं और हर एक्ट में 6 बातें सेट करूंगा मैं। तो एडमिनिस्ट्रेशन अब चलाएगा गवर्नर जनरल बनकर के अब चलाएगा। अगली बातें क्या थी बेटा? सेंट्रल लेवल पे। तो इतना लिख लो, फिर मैं आगे चलता हूं क्योंकि इधर नहीं लिख पाऊंगा मैं। तो 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर, और हमारे पास क्या चलेगा बेटा यहां पे? 4 नंबर। पहले 3 4 नंबर नोट करें फटाफट। कमर्शियल ट्रेड, वाणिज्यिक व्यापार, और पॉलिटिकल अफेयर। स्पष्ट हो रहा सभी लोगों को? और हटिया है, जीने नहीं दोगे तुम लोग हमको, है ना? कमर्शियल ट्रेड एंड पॉलिटिकल अफेयर्स हो गया क्या सभी लोगों को? कोई बात नहीं, समझते चलो, लिखते चलो, एकदम क्लियरिटी हो जाएगा। जितने पॉइंट उतने 73 एक्ट में होंगे सब पॉइंट। क्लियर? अब हम चौथी बात लिखेंगे हम लोग। 3 बातें तुम्हारी हो चुकी है, अब हम किस पर चलेंगे? 4th बातें। अब देखो 4th बातें में क्या चलेंगे, क्या बोलना बेटा यहां पे? सेंट्रल लेजिस्लेटिव। तो चलिए देखो, देखो बेटा, चौथी बातें, 5वीं और 6 बातें। तो यहां पे चौथा पॉइंट में हमने क्या बताया था बेटा? सेंट्रल लेजिस्लेटिव की बात हुआ था, और दूसरा तो हम देखे थे प्रोविंशियल, हाँ, लेजिस्लेचर की बात हुआ था, और तीसरा जो है कि हमारे पास अगला क्या था? रेवेन्यू। यही था हमारे पास। तो 6 पॉइंट हमने ढूंढ लिया, अपने काम की चीजें। तो सेंट्रल लेवल पे क्या हो रहा था, ध्यान से देखो। पहले ये बंगाल में गवर्नर था, और बाद में क्या बनाया गया इसको? गवर्नर जनरल, और इसके नीचे या इसके ऊपर क्या बनाया गया? सीओ डी। कितने मेंबर? और इसके साथ में क्या बना दिया गया बेटा? 4 जो है कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल। इसका मतलब अब इसकी वोटिंग से ही कोई भी एक्ट पास हो सकता है। इसका मतलब सेंट्रल लेवल देखा कितना कॉम्प्लिकेटेड कर दिया गया। और जब भी कुछ हो जाएगा तो रिपोर्ट फिर किसको सौंपना है? सीओडी को। तो सेंट्रल लेवल पे इन्होंने क्या है? गवर्नर जनरल, और फिर 4 एग्जीक्यूटिव काउंसिल, और ये तो पहले से था। तो अब ये जो है कि बनाया गया कि ये वोटिंग करेगा, जब तक यस नहीं तब तक ये कोई लॉ नहीं बना सकता है। इसका मतलब सेंट्रल लेवल पे क्या हुआ? एग्जीक्यूटिव काउंसिल को ज्यादा पावर आपको दिख रही है कंपेयर टू द गवर्नर जनरल को। आगे चल के बैकडॉ इंसिस क्रिएट होता है कि ये जो दिक्कत होती है, बड़े स्तर पे विवाद हो जाता है। इसी को लेकर 7081 का एक्ट आएगा जिसका नाम सेटलमेंट। ठीक है, आगे भी चलेंगे, सुप्रीम कोर्ट को भी यहां पे इन्वॉल्व कराएंगे अभी हम लोग। क्लियर होगा मेरी बात में? तो ये सेंट्रल लेवल में ना, और प्रोविंशियल लेवल पे आपने देखा होगा ये क्या था बेटा? तो आपने कहा सर बंगाल प्रेसिडेंसी थी, और बंगाल प्रेसिडेंसी में जो गवर्नर था उसको क्या बना दिया गया? गवर्नर जनरल। और गवर्नर जनरल के अंदर में दोनों प्रेसिडेंसी को क्या कर दिया गया? सब ऑर्डिनेट बॉडी बना दिया गया। क्या बना दिया गया? सब ऑर्डिनेट बॉडी बना दिया गया कि अब आप फ्री होकर के काम नहीं करेंगे, सलाह आपको हमसे लेनी पड़ेगी, है ना? तो इसका मतलब इसको क्या बना दिया गया? सब ऑर्डिनेट बॉडी बना दिया गया। किसको बना दिया गया बेटा? एक आपका बॉम्बे को, बॉम्बे प्रेसिडेंसी को, और दूसरा बेटा मद्रास प्रेसिडेंसी को। इज इट क्लियर सभी लोगों को? ये मद्रास है और दूसरा क्या बेटा है? बॉम्बे। तो देखो प्रोविंशियल लेवल पे क्या किया इन्होंने? दोनों प्रेसिडेंसी को किसके अंदर में कर दिया? बंगाल। क्लियर हो गया मेरी बात में? स्पष्ट। रेवेन्यू में आप देखिएगा सबसे बड़ा जो निकालते थे, आपने देखा होगा नमक कर। सुना आपने नमक कर, जिसको लेके दांडी मार्च गांधी जी को निकाला गया। तो सबसे ज्यादा नमक कर पर
इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का जो क्षेत्र हड़पती थी बेटा, है ना, जो क्षेत्र था उस क्षेत्र से रेवेन्यू प्राप्त करते थे लोग। कहां से बेटा? जहां जहां ईस्ट इंडिया अपना अधिकार जता लेती थी वहां से रेवेन्यू प्राप्त करते थे, और दूसरा साइड से मतलब नमक से कर प्राप्त करते थे। रेवेन्यू का इनका प्रमुख साधन यह था। नोट करें आप सभी लोग फटाफट तो इसको। रेवेन्यू बेटा जहां जहां ईस्ट इंडिया कंपनी अपने अधिकार क्षेत्र को बढ़ाती जाती थी वहां वहां से राजस्व उगाही करती थी, और दूसरा जो कि एक नमक कर था। क्या बोल रहे हैं? अधिकार क्षेत्र, पोसेशन एरिया। चलिए, इतना बोलने में शर्मा कहाँ रही थी तुम इतना ज्यादा? क्लियर हो गया? तो एक बार हम लोग इसको पूरा फाइनलाइज करते हैं एग्जाम के लिए। टोटल पढ़ लिए सभी लोग? ये 6 बातें हम लोग जान गए। हमने बोला किसी एक्ट को पढ़ते समय 6 बातें निकालना है, और देखिएगा चेंजेस सब में क्या क्या हो रहा है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसको फाइनलाइज करते हैं, एक जगह माइंड अप करते हैं हम लोग इसको पूरा का पूरा। तो बस आपको जितना ध्यान देना पड़ेगा उतना आपको क्या करना है, ध्यान देना है। क्लियर हो गया मेरी बात ना? तो चलिए इसको हम लोग समाप्त करते हैं, आगे की तरफ फिर बढ़ते हैं ना। हटा दे क्या? तो 6 बातें तो आपको पता चल गई ना सर, कहां कहां से लिए 6 बातें। और यही 6 बातों जो कि हमने बोला कि किसी भी एक्ट को पढ़ते समय आपको ध्यान रखना है 6 बातें क्या है। अगर इस 6 बातों पे ध्यान होगा तो इसका मतलब आप कंप्लीटली सही करके जा रहे हैं। तो हमारा एक कंसेप्ट के साथ पढ़ना है, और ये फिर 6 बातें हमको उसमें से क्या करना है, निकालना। और आपने देखा 6 बातों में ही आगे चल के चेंजेस होगा। कभी यहाँ पे बंगाल का बन रहा है, कभी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया जाएगा। बात समझ रहे हो ना? अलग अलग लोग आएंगे और वहां पे कुछ अलग होगा। काउंसिल में बढ़ाएंगे मेंबर, कम करेंगे, इस प्रकार से बढ़ेगा और घटेगा, सब यही होगा, है ना? क्लियर होगा मेरी बात ना? तो हम लोग एक जगह इसको लिखते हैं। पहला क्या लिखते बेटा है? चलिए फॉर एग्जाम से लिखो बेटा, फॉर एग्जाम। एक हेडिंग दो आप लोग, फॉर एग्जाम। अरे क्या हुआ? क्या हुआ बेटा? करंट तो नहीं लग गया? ये तो बहुत खतरनाक। क्या आ गया था? मुंह में मच्छर आ गया था क्या? अरे तो घोट जाती, क्या दिक्कत है उसमें? हड्डी वड्डी थोड़ा होता है। हमें तो लगा कि कहीं इसके ऊपर भूत तो नहीं आ गया है। तो फिर चिल्लाई क्यों इतना तेज? भगवान बचाए, मच्छर से ये लड़की इतनी तेज आवाज निकाली है। बात समझिए, सोचो। चलिए शांत हो जाइए। अब ठीक है? अब ठीक है ना? अब हाँ, अब नहीं आएगा मच्छर, टेंशन मत रख, है ना? चलिए इधर देखिए, आइए, शोर शराबा नहीं। पहली बात, पहली बात लिखो बेटा, बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल, और फर्स्ट गवर्नर जनरल क्या नाम था बेटा? पूछूंगा सब पूछूंगा। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट भाई बताओ। 24 मेंबर, और तीसरा एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, देखिए बेटा ध्यान रखिएगा, इसमें अभी 4 है, बाद में चल के लोग बदल देंगे, 3 करेंगे। तो फिर इसी में एक जो है कि लॉ मिनिस्टर को लाया जाएगा। मैकाले का नाम आपने सुना होगा, पूछेगा कौन से एक्ट में पहला विधि मंत्री बनाया गया था। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछता है। तो इस पर ध्यान देना, जो जो पॉइंट लिखवा रहा हूं, और इनमें चेंजेस आएगा आगे चल के, है ना? तो एग्जीक्यूटिव काउंसिल में कितने बेटा? कार्यकारिणी परिषद में, यस, परिषद में कितने मेंबर?
तो आपने बोला सर 4 मेंबर, लेकिन आप देखिएगा एक्चुअल पावर जिस किसके पास थी, तो आपको याद रखना चाहिए सीओ। क्लियर हो गया सभी लोगों को? और पांचवा बनाइएगा बेटा, जो रेवेन्यू कलेक्ट होता था वो कहां से बेटा? एक तो ईस्ट इंडिया कंपनी जिस क्षेत्र पर कब्जा करती थी, और दूसरा बेटा सॉल्ट पर। किस पे बेटा? नोट कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा सभी लोग। और पांचवें पॉइंट में यहां नोट करके लिखिएगा आप सभी लोग, यहां पर ईस्ट इंडिया कंपनी में भ्रष्टाचार था कि नहीं? हमने लिखवाया था कि करप्शन था बेटा, और करप्शन को दूर करने के लिए इन्होंने प्राइवेट कंपनी जो थी इसको इन्होंने इन्वॉल्व कराया। क्या कराया? इन्वॉल्व कराया। इससे भ्रष्टाचार कम हुआ। और चौथी बात, 74 में आपने देखा एक सुप्रीम कोर्ट की क्या की इन्होंने स्थापना किया। यह सुप्रीम कोर्ट कंपनी के कार्यों को देखती थी। यह सुप्रीम कोर्ट आपका सुप्रीम कोर्ट नहीं है, कंपनी के कार्यों को। अच्छा, इसका मतलब आप समझ गए, कोई एक्ट बनेगा तो उस एक्ट की जांच करेगी कि एक्ट सही है कि गलत है। तो ये कुल मिला जुला करके ये सुप्रीम कोर्ट जो आपका वर्तमान वाला ये नहीं है, बल्कि वह सुप्रीम कोर्ट था जो ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों की जांच करती थी। क्लियर हो गया? कोई एक्ट अगर वारन हेस्टिंग या मेंबर, ये 4 एग्जीक्यूटिव काउंसिल अगर कोई बना रहे हैं तो ये एक्ट कितना ठीक है कितना गलत है उसकी जांच कौन करती थी? सुप्रीम। और ये कहां बना था बेटा? कलकत्ता में। कहां पे बना था बेटा? तो लिख लीजिएगा, कोलकाता में इसको बनाया गया था, फोर्ट विलियम में, जिसको हम लोग सभी लोग जानते हैं। क्लियर? कहां बना था? कलकत्ता में। तो ये बातें आपको जो कि क्या करना बेटा, ध्यान रखना है। अगर इतना ध्यान रख लोगे तो आपका काम बन जाएगा। क्या हो जाएगा? बन जाएगा। तो फाइनली और एग्जाम्स के लिए ये बातें आपको याद रखनी पड़ेगी। ठीक है? तो एक बार कंसेप्ट और एक बार आपके एग्जाम्स के लिए ये सारी बातें। कोलकाता है, नमक ईस्ट इंडिया कंपनी का जो पोसेशन एरिया है, क्षेत्र है। एक्चुअल पावर सीओडी के पास था। 24 मेंबर, एक्चुअली काउंसिल में 4 मेंबर, बंगाल के गवर्नर जनरल बना दिया गया। बात खत्म। हाँ, सुप्रीम कोर्ट। तो कितने पॉइंट हो गए बेटा? 5, 1, 6 और ये कितना हो गया? 7। ये बातें आप अपने एग्जाम के लिए याद रखेंगे। ठीक है? कुछ नहीं, आप अपने एग्जाम के लिए क्या याद रखेंगे? ये 7 बातें आपके एग्जाम के लिए एकदम दिमाग पर चलना चाहिए। क्लियर? बाकी इंफॉर्मेशन में हमने आपको प्रोसेस से सारे बताया। पहले प्रोसेस से बताऊंगा इसी तरीके से, फिर एक जगह एग्जाम के लिए एकत्रित करूंगा, इसको इकट्ठा करूंगा कि आपको क्या पढ़ के जाना बस है। क्लियर? समझ में आ रहा है तुम लोगों को? ठीक है, तो चलिए, तो ये बातें आपको समझ में आ गया। लेकिन देखिए, जब तक कोई एक्ट अगर दूसरा आता है, इसका मतलब पहले एक्ट में कुछ ना कुछ कमियां होती हैं। भाई दूसरा एक्ट क्यों बनाया? इसका मतलब पहले एक्ट में 73 में कोई ना कोई तो कमियां रही होगी, जिससे 71 एक्ट को बनाने की इनको जरूरत पड़ा। तो अब आप लिखिए बेटा, कौन सा एक्ट? 70 एक्ट से भी मत लिखिए, लिखिए 1773 एक्ट की कमियां। तो ड्रॉबैक ऑफ 1773 का क्या लिखिएगा बेटा? ड्रॉबैक ऑफ 1773 रेगुलेटिंग एक्ट। क्लियर होगा बेटा? आगे चले, हो गया सब लोगों का? हटा दूं? तो इधर देखें, आप जरा ध्यान से देखें, एकदम ध्यान से देखते चले बेटा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 1773 एक्ट की क्या कमियां, क्या देखेंगे बेटा हम लोग? कमियां क्या थी, ड्रॉबैक क्या थे इसके। अच्छा, एक बात आप सभी लोग मुझे बताएं, सभी लोग एक मुझे बात बताएं, आराम से सोचिएगा। इस पूरे एक्ट को हम लोग पढ़ चुके हैं, आप अपने तरीके से सोचिए कि अगर मान लो हम आपसे बात कहें कि पहली बात कि हमने कहा कि देखो गवर्नर जनरल को, सॉरी गवर्नर को क्या बना दिया गया? गवर्नर जनरल। ध्यान से सुनिएगा। और हमने कहा कि पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो आपने कहा सर वारेन हेस्टिंग था। अब इस बात को समझिएगा, मेरी बात को। अब ये अगर जब तक था तब तक तो ठीक था, मतलब पूरी पावर किसमें होगी? इसमें होगी। लेकिन हमने कहा था कि इसके हेल्प के लिए इन्होंने क्या किया? इसके हेल्प के लिए क्या बना दिया? 4 एग्जीक्यूटिव काउंसिल बना दिया। ये एग्जीक्यूटिव काउंसिल में कितने मेंबर हो गए? 4 मेंबर हो गए बेटा।
और इसको नाम क्या दिया गया, तो आपने कहा सर एक्जीक्यूटिव काउंसिल। अब आप सोचो जरा कि अगर आप ये सोचो कि गवर्नर जनरल यहां पर एक है व्यक्ति, ध्यान से सुनिएगा, अगर इसमें से एक भी सहमत अगर इसके साथ हो जाता है, तब भी देखोगे वोटिंग राइट्स किसके पास अधिक होगा, होगा ना। इसका मतलब वारेन हेस्टिंग को सिर्फ एक पोस्ट मिली हुई थी गवर्नर, लेकिन अगर दोनों में कंपेयर कर दिया जाए तो एक्चुअल पावर किस में दिख रही है, ध्यान से सुनिएगा। तो यहां पर यह देखा गया कि भैया देखो कि पोस्ट तो इसके पास है, लेकिन पावर किसके पास आपको दिख रहा है, तो आप कहोगे सर पावर इसके पास। और अच्छी बातें क्या थी, ये जो भी कोई लॉ फ्रेम करेंगे, अगर हमने कहा कि कोई कानून अगर बनाते हैं तो कानून का इन्वेस्टिगेशन कौन करेगा भैया। अब आप देखो, इन्होंने किसी के हाथ में सेंट्रल पावर नहीं रखा, बोला देखो तुम लोग तो काम करोगे, लेकिन एक्चुअल देख रेख कौन करेगा, सुप्रीम कोर्ट करेगा। अब बताओ, तो कई बार होता क्या था कि इसके ड्रॉबैक में कई बार क्या होता था, ये जो वॉरेन हेस्टिंग था, वॉरेन हेस्टिंग और सुप्रीम कोर्ट के एक चीफ जस्टिस पहले थे जिसके नाम था एलिजा, नाम सुने हैं, एलिजा इम्फे कहा गया था इन्हें, क्या कहा गया था बेटा, एलिजा इम्फे। इनके बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट होता रहता था, क्या होता था बेटा, कॉन्फ्लिक्ट, एक विवाद इसमें था। क्योंकि कई बार क्या होता था कि गवर्नर जनरल कोई लॉ फ्रेम तो कर दिया 4 एक्जीक्यूटिव काउंसिल के सहयोग से, लेकिन दरअसल होता क्या था कि सुप्रीम कोर्ट चेक एंड बैलेंस करके क्या करता था, उस कानून को निरस्त कर देता था। बात आप समझ रहे हो ना, क्या करता था, कानून को निरस्त कर देता था, रद्द कर देता था। अब समझ में नहीं आता था भैया, और इनको लेकर के बहुत बड़ा विवाद हो गया। तो पहला ड्रॉबैक क्या था बेटा कि वॉरेन हेस्टिंग और सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश एलिजा एम्फे थी, उनके बीच में एक विवाद। तो अगर एलिजा एम्फे लिखना है, एलिजा ये जय है, एलिजा एम्फे PEY, इम्फे कहा जाए इनको ना, एलिजा इम्फे। और इसके साथ में ये तो मुख्य न्यायाधीश थी, क्या था, मुख्य न्यायाधीश थी, और इसके साथ में 3 और जो है कि क्या थे, न्यायाधीश थे। तो याद रखिएगा, ये पॉइंट मैं लिखवाऊंगा, एक मुख्य न्यायाधीश और दूसरा 3 न्यायाधीश थे। इसमें 73 एक्ट में आगे चल के लिखाऊंगा, तो इसको आप ऐसे उतार लीजिए, फिर इसको समराइज करके एक जगह लिख रहा हूं मैं, है ना, उतारिए जरा फटाफट। तो इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, वारेन हेस्टिंग, एलिजा एम्फे, क्लियर, क्या हो रहा है बेटा, एक विवाद हो रहा है। तो पहला कमियां जो क्या था, दोनों के बीच में विवाद खड़ा होना, नोट करें। हट जाओ, हो जाएगा, लिख लोगे, एलिजा एम्फे, क्लियर हो गया, साफ साफ लिख लो, एलिजा एम्फे। ये क्या थे बेटा, चीफ जस्टिस, मुख्य न्यायाधीश, क्लियर। और 3 कौन थे बेटा, न्यायाधीश। अभी तीनों न्यायाधीश का मैं नाम लिख देता हूं, क्या पता कभी अगर क्वेश्चन पूछे तो आप बता सकते हैं। तो इसमें से एक तो मुख्य न्यायाधीश हो गए, ठीक है, और बाकी 3 जो कि क्या होंगे बेटा, न्यायाधीश होंगे। जिसका पहला नाम लिखना, अगर लिखना हो तो लिख सकते हैं, कौन कौन से न्यायाधीश थे, बोल दूं कि लिख दूं मैं, लिखो, रॉबर्ट चेंबर, क्या नाम था बेटा, चलो लिख लो पहले, मैं इसको फिर हटाता हूं, रॉबर्ट चेंबर, रॉबर्ट चेंबर पहला। दूसरा जॉन हाइडे, HYD, हाँ HYD लिखा जाता है, जॉन हाइडे। और अगला था स्टीफन, क्या नाम था, स्टीफन। तो कितने हो गए बच्चे, 3, कौन कौन से, चेंबर, हाइडे, स्टीफन। तो ये न्यायाधीश थे, मुख्य न्यायाधीश नहीं थे, न्यायाधीश थे,
तीन ही के साथ में लोग काम करते थे। तो मतलब एक तो मुख्य न्यायाधीश हो गया ना, तीन न्यायाधीश हो गए। नोट कर ले बेटा, फटाफट नोट करे तो। हो गया, चलिए इसको एक जगह हम लिखते हैं। इसकी कमियां में ध्यान से सुनो, अभी मैं पूछूंगा। तो 1773 एक्ट की कमियां। तो बेटा पहली बात देखो, किसके किसके बीच में कॉन्फ्लिक्ट था? किसके किसके बीच में बेटा? किसके बीच में? तो ये वॉरेन हेस्टिंग, और ये क्या था बंगाल का? गवर्नर जनरल। और दूसरा बेटा मुख्य न्यायाधीश के बीच में। मुख्य न्यायाधीश कौन था बेटा? एलिजा इम्पे। प्लस इसके चार में चार क्या, तीन क्या थे बेटा? न्यायाधीश क्या थे? तीन क्या थे बेटा? न्यायाधीश थे। पहले का नाम क्या था बेटा? रॉबर्ट चैम्बर, और दूसरा जॉन हाइडे, और तीसरा बेटा, इज इट क्लियर हो गया सभी लोगों को? और इन्हीं दोनों के बीच में ध्यान से सुनिएगा, इन्हीं दोनों के बीच में जो विवाद था, इसी विवाद को देख करके एक एक्ट पास किया गया। एक्ट पास हुआ बेटा, जिसका नाम था एक्ट ऑफ, क्या नाम था? सेटलमेंट 1781 का। नोट करें बेटा, इन्हीं दोनों विवादों को निपटारा करने के लिए लाया गया एक एक्ट बेटा। कौन सा? एक्ट ऑफ सेटलमेंट का। थोड़ा जल्दी करें जरा, उसको दो कम से कम खत्म कर लें हम लोग, है ना। हाँ बेटा, नहीं अभी चलेगा, काम रहेगा इसका। अभी ये कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है ना, इसकी जांच करेगा सीओडी, अब जांच करेगा इस एक्ट में आने के बाद, जांच करेगा। जल्दी करें, सीओडी तो बना हुआ ना, वो तो ब्रिटेन में बैठा हुआ है, ठीक है। पहले तो भारत में जो कानून बन रहा है उसमें लेकर के दोनों में आपस में क्या है? टकराव है। बाद में देखेगा सीओडी ने क्या हो रहा है। अभी बताता हूं 1977 के बाद क्या हुआ है। अब ये खबर पहुंच जाएगी सीओडी के पास। सीओडी एक टॉर्चेस कमेटी बनाता है, और टॉर्चेस कमेटी जैसे बनाएगा, बोलेगा सुप्रीम कोर्ट की पावर को लिमिटेड कर दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट का फिर हमको कहां बनाया भाई? तो सुप्रीम कोर्ट को पहली बार इसकी पावर को क्या कर दिया गया? स्पष्ट कर दिया गया, तुम्हें क्या करना, तुम्हें नहीं करना है। क्योंकि भारत से क्या लूटना है? धन लूटना है ना लोगों को। तो जब यहां से लूटना है तो सुप्रीम कोर्ट हर कानून पर हस्तक्षेप करेगा, तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के पावर को क्या कर दिया जाएगा? लिमिटेड कर दिया जाएगा। और बोले जाएगा ईस्ट इंडिया कंपनी या बोर्ड ऑफ कंट्रोल सीधा निर्देश दे देगा किसको? गवर्नर जनरल को, बनाओ अपने तरीके से नियम कानून, लूटो। ठीक है, तो ये बातें आपको समझ में आ गई। तो अगर आपसे पूछे, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, एक्ट ऑफ सेटलमेंट का मतलब विवादों का निपटारा करने वाला एक एक्ट आया, और वो विवाद किसके किसके बीच हो रहा है? बात आपको समझ में आ गई सभी लोगों को? किसके बीच हो रहा है? यस। अब आप रुकिए 2 मिनट, हमको आगे लेके चलने दीजिए कहानी को, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। इसके ड्रॉबैक से जो कि कौन सा एक्ट आया बच्चा? तो अब एक्ट ऑफ सेटलमेंट की पूरी कहानी हम लोग देख लेते हैं। आगे चले हम लोग, आगे चले, एक बार बोलिए हाँ, ठीक है। अब देखिए बेटा ध्यान से सुनिएगा, एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781। ध्यान से सुनिए आप मेरी बात को। देखिए यहां पे गवर्नर जनरल और यह है सुप्रीम कोर्ट। कौन बेटा? सुप्रीम कोर्ट। कब बना? 1774 में। और इनके बीच क्या हो रहा है? कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। क्या हो रहा है बेटा? कॉन्फ्लिक्ट। और यह बात बताया गया 1777 तक।
और ये इंफॉर्मेशन किसके पास पहुंचा बेटा? सीओडी के पास, जिसमें कितने मेंबर थे? 24। जब इनके पास बोला कि भैया तुम तो वहां बैठे हो, ये आपस में दोनों लड़ रहे हैं, कौन? गवर्नर जनरल और सुप्रीम कोर्ट, मतलब एलिजा एमपे। कोई कानून पास हो रहा है, कैंसिल हो जा रहा है, कोई कानून पास हो रहा है, कैंसिल। बोला भैया उनको संभालो, भारत में लड़ रहे हैं। तो इन्होंने क्या किया, सीओडी ने, जैसे इंफॉर्मेशन इसके पास आया, इसने तुरंत ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक बना दिया कमेटी। क्या बना दिया बच्चे? एक कमेटी को फॉर्म कर दिया ब्रिटिश पार्लियामेंट में। इस कमेटी का नाम है टॉचेस कमेटी। क्या नाम रखा गया? टॉचेस कमेटी। ध्यान रखिएगा इस बात को, यह हो सकता है आपसे कभी पूछ ले। टॉचेस कमेटी बनाया, TOUTCH है ना, टॉचेस कमेटी बना दिया। और टॉचेस कमेटी का मतलब क्या था? बस यही था कि यहां पर पावर को क्या करना, क्लियर कर देना कि सुप्रीम कोर्ट की क्या पावर होगी और गवर्नर जनरल की। तो ध्यान से सुनिएगा, यहां पे पावर को इन्होंने क्या कर दिया, दोनों का सेपरेट कर दिया। एक गवर्नर जनरल की पावर क्या होगी और दूसरा सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट को साफ इस बात को लेकर के मना कर दिया गया, देखो भैया, अगर कोई कानून, अगर कोई लॉ रेवेन्यू से रिलेटेड बनता है, रिलेटेड टू, ध्यान रखिएगा, रिलेटेड टू रेवेन्यू, तो आप नो इंटरफेयर, एक बात कह दिया गया कि आप कोई भी इंटरफेयर नहीं करेंगे। पहली बात, सुप्रीम कोर्ट को आदेश मिला ये ऊपर से। और दूसरा कहा गया, यदि मान लो कोई लोकल लॉ बनाता है, लोकल लॉ अगर किसी प्रकार का बनता है, तब भी इसमें आप नो इंटरफेयर, कोई भी इंटरफेयर आप नहीं करोगे। इसका मतलब, अभी आप पीछे जाओ, हमने बोला था गवर्नर जनरल और 4 एग्जीक्यूटिव पावर ज्यादा दे दिया गया था, सुप्रीम कोर्ट को ज्यादा पावर दे दिया गया था। लेकिन जैसे 1781 आया, यहां पे सुप्रीम कोर्ट को बोला गया तुम्हारी पावर अब नीचे। पहले वाले में सुप्रीम कोर्ट, और यहां पे आकर के क्या कर दिया गया, सुप्रीम कोर्ट के पावर को लिमिटेड कर दिया गया। इसका मतलब इसके पावर को स्पष्ट करके क्या कर दिया गया, एक तरीके से लिमिटेड कर दिया गया, सीमित कर दिया गया। और गवर्नर जनरल को पावर क्या कर दी गई, बढ़ा दी गई। पहले वाले में आपने देखा 1773 में क्या हुआ था, पावर सुप्रीम कोर्ट को, लेकिन 1781 में किसको पावर हो गई? कभी स्थिर रखे नहीं ये लोग, बात आप समझो ना। और यहां तो बस इतना ध्यान रखिएगा, अगर आपको एक्ट ऑफ सेटलमेंट बोले तो बोलने हैं सर यहां पे डिवीजन ऑफ पावर कर दिया गया था, कि सुप्रीम कोर्ट के पावर को स्पष्ट कर दिया गया था, लिमिटेड कर दिया गया था, और गवर्नर जनरल के पावर में क्या कर दिया गया था, वृद्धि कर दिया गया था। यही दो बात के लिए क्या आया बेटा, 1781 का एक्ट आया। बात खत्म। लिखिए बेटा, फटाफट लिखे। तो एक्ट ऑफ सेटलमेंट इसी के नाम पर पड़ गया। हाँ, लोकल लॉस, लोकल स्तर पे कोई कानून बनता है तो आप इंटरफेयर नहीं करेंगे। और दूसरी बात, अगर कोई रिलेटेड रेवेन्यू के बनता है तो आप इंटरफेयर नहीं करोगे। सुप्रीम कोर्ट को साफ बोल दिया गया, कोई कानून अगर ये लोग बनाते हैं तो इंटरफेयर नहीं करोगे। हाँ, 77 है, ठीक है। ये कॉन्फ्लिक्ट ज्यादा बढ़ गया था बेटा। टॉचेस कमेटी, टॉचेस कमेटी याद रखिएगा, कभी ऐसे पूछ सकता है कौन सी कमेटी दोनों के पावर को लेकर के बनाई गया था, तो आपको याद पता, टॉचेस कमेटी बनी थी, ब्रिटिश पार्लियामेंट में पास कर दिया गया इसको। हो गया बच्चे, क्लियर? तो एकदम बहुत ध्यान से समझिएगा, बात आपका खत्म हो जाएगा बस। 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट सुप्रीम कोर्ट और गवर्नर जनरल के बीच उत्पन्न विवादों के लिए बनाया गया था। बात समझ में आई? इतना भी नहीं समझ में आएगा ना तो फिर भगवान है तुम लोगों का, दया करके छोड़ दे तो दूसरी बात है, नहीं तो राम भरोसे सभी लोग रहो, आपको क्या मतलब।
नहीं, नहीं, आगे बढ़ गया तो कॉन्फ्लिक्ट ज्यादा बढ़ गया था, वो आगे बताया गया था, ये इन्फॉर्मेशन पहुंच गया इसके बाद 77 तक इन्फॉर्मेशन। लड़ तो पहले से रहे थे, 73 से लड़ रहे थे, लेकिन एक्चुअल इन्फॉर्मेशन कब जाके पहुंचता है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो बस एक बार फॉर एग्जाम लिखो, बॉक्स बनाओ, छोटा सा बॉक्स बनाओ, वहीं पे लिखो एग्जाम्स। एग्जाम के लिए क्या पढ़ना है, हमारा मुंह मत देखो, लिखो कौन सा एक्ट है बेटा, 7081, इसका नेम क्या बेटा है, एक्ट ऑफ सेटलमेंट। क्या नाम है, एक्ट ऑफ सेटलमेंट। तो भैया सेटलमेंट किसके किसके बीच करना है, तो विवाद किसके किसके बीच है, विवाद किसके किसके बीच है, गवर्नर जनरल और कौन बेटा, वारेन हेस्टिंग। और बेटा किसके बीच है, सुप्रीम कोर्ट, क्या नाम है, एलिजा एम्फे, इन दोनों के बीच में है। तो इन दोनों के बीच के विवादों का निपटारा करना, यहां पर सुप्रीम कोर्ट को क्या कर दिया गया, एक प्रकार से लिमिटेड पावर मिल गई। क्लियर, इसलिए इस बात को जाना जाता है विवादों का निपटारा करना। क्या करना, विवादों का सेटलमेंट करना। और इसके लिए कमेटी कौन से बनी बेटा, है ना, टॉचेस कमेटी बनाई गई। बात आपको समझ में आ गई। बस ये 2 लाइन आपके एग्जाम्स के लिए, बस और कुछ नहीं है। ये देखो, ये 2 लाइन आपकी किसके लिए बेटा है, एग्जाम्स के लिए, बस फॉर एग्जाम्स। तो अगला लिखो बेटा 7084, क्या लिखना है, जल्दी करो फटाफट करो। हो गया बच्चे, चले आगे चले, जल्दी बोलो आप लोग फटाफट यार, 2 लाइन तो लिखना है। सब तो समझा रहा हूं, 3 बार समझा रहा हूं, इसके बाद भी नहीं समझ में आएगा तो फिर गलती आपकी है भैया। और जल्दी लिख लिया करो, जब हमने बोला फाइनल बांधो इसको आप, बस इतना आपको पढ़ के जाना है 81 में, बस काम खत्म। अब हमारे पास कौन सा एक्ट आ रहा है, 7084, नाम क्या है उसका, है पेट्स। आइए पेट्स में चलते हैं, पहले प्रोसेस के साथ सीखेंगे, प्रोसेस के साथ में पहले पूरा प्रोसेस, फिर इसके बाद सारे 6 बिंदुओं पर ध्यान देंगे हम लोग, है ना। तो पहले प्रोसेस सीखो आप बेटा, पीछे वाले शोर मत करो प्लीज, दांत वोत मत निकालो, हम देखें बहुत लोगों के दांत देखे हैं क्लास में। 7084 एक्ट है बेटा, इस एक्ट का नाम क्या है, पेट्स इंडिया सुनिए मेरी बात ध्यान से, अब पेट्स इंडिया एक्ट पे जब हम लोग आते हैं तो ये बताया जाता है कि देखिए, सेवेंटी 80 में एक व्यक्ति है जिसका नाम क्या है, पेट्स। इसकी जो एज है, उम्र जो है, इस समय 21 वर्ष रहता है और यह ब्रिटिश पार्लियामेंट में आता है चुनाव लड़ने। क्लियर। और यह बताया जाता है कि लगभग यह 7083 में आते आते यह बन जाता है प्राइम मिनिस्टर, किसका, ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुनाव लड़ता, प्राइम मिनिस्टर बन जाता है। तो सोचो कि कितना वर्ष ज्यादा होगा इसका, 3। अगर 21 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, यहां 24 में भारत में सब गाली सीखते हैं, ये प्रधानमंत्री बन रहा है। समझे मेरी बात को, हाँ 23-24 में सब गरियाते हैं सबको, पढ़ने वाले कहां हैं। देखो कितनी जागरूकता थी यहाँ पे, 24 साल में अगर प्रधानमंत्री बन गया तो बहुत बड़ी बात है। इसी के नाम पर क्या पड़ा बेटा, क्या पड़ा, पेट्स इंडिया एक्ट 7084। अब मुख्य बातें क्या है, मुख्य बातें चलते, मुख्य बातें क्या, ध्यान से सुनो, मुख्य बातें क्या बेटा, यहां से क्या निकल के आता है। अगर आपसे पूछे
कि सर ये पिट्स इंडिया एक्ट, यहां लिख देता हूं, पिट्स इंडिया एक्ट क्यों लाया गया? तो बस याद रखिएगा कि सर 1773 एक्ट में जो कमियां थी उसका क्या करना था? सुपरवाइजरी करने के लिए लाया गया था। क्या करने के लिए लाया गया था? देख रेख करने के लिए। किसको करने के लिए बेटा? पेट्स को। पहला बात ध्यान रखिएगा, ये बात लिखूंगा शॉर्ट में जाकर के आगे। लेकिन दूसरी बातें देखो बेटा, लेकिन बट मैं लिखता हूं एक्चुअल जो कंट्रोल था, एक्चुअल कंट्रोल किसका था बेटा? COD का 24 में। अब ये नहीं चाहता था कि इसके पास कंट्रोल हो। दो बार सुना, पिट्स नहीं चाहता था कि कंट्रोल COD के अंदर हो। बदलाव क्या करता है? बदलाव करता है यह ब्रिटिश गवर्नमेंट ये चाहता है, पिट्स ध्यान से सुनिएगा, पिट्स ये चाहता बेटा है कि एक तरफ ईस्ट इंडिया काम कर रही है और एक तरफ COD है। अब इन दोनों का नियंत्रण इनके हाथ में ना होकर के डायरेक्टली किसके हाथ में हो जाए? ब्रिटिश गवर्नमेंट के हाथ। इतना ध्यान रखना, पिट्स कहता है कि ये सब काम करेंगे, लेकिन एक्चुअल कंट्रोल अब किसके पास होना चाहिए? यही है पिट्स। बात आप समझे कि नहीं? अब पूरी कंट्रोल कहां रखना चाहता हो? ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास रखना चाहता है। समझ रहे हो ना? क्योंकि वो जान गया है कि लड़ाई उधर हो रहा है 81 वाले में, है ना, 81 वाले में उधर आपस में भिड़ रहे हैं। और दूसरी बात है COD अपने तरीके से कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। अगर कंट्रोल करता तो फिर ये विवाद क्यों होता? बात समझ रहे हो ना? तो अब ये पिट्स जब आता है, एक अपने ही पावर को, ये पूरे पावर को क्या करना चाहता है? एक जगह सेंट्रलाइज करना चाहता है। वो गवर्नमेंट किसके पास? ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास। अब इसके 6 बातें हम लोग पढ़ेंगे कि 6 बातों में परिवर्तन क्या हो रहा है। ठीक है ना? तो पहले इतना आप नोट कर लें, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। मेरी बात समझ में, कहानी समझ में आ रही है ना सबको? ठीक है, एकदम आराम से लिखो। ये जो बॉक्स में लिखा हूं बेटा एकदम सही लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर हम लोग जब आगे बढ़ेंगे ना सब एकदम डिटेल से कर लेंगे। 6 बातें एकदम मुस्कुराते हुए तुम्हें याद होगा, और ज्यादा भी नहीं मुस्कुराना है। ज्यादा मुस्कुराया नहीं तूने, है ना? ठीक है भैया, बात आपको समझ में आ रही थोड़ी बहुत? कहानी के रूप में समझाऊंगा और जीवन में फिर तुम नहीं भूलोगे। ये लो, हाँ बेटा। बट एक्चुअल कंट्रोल किसके पास था? COD के पास था। अब देखते हैं कि वो कंट्रोल किसके पास लेना चाहता है? अपने पास। अब 6 में बदलाव करेगा, देखिएगा। मोनोपोली को लेकर क्या करेगा? उसमें कोई चेंज नहीं करेगा, बोलेगा मोनोपोली होना चाहिए। लेकिन और भी सेंट्रल लेवल पे या एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे क्या बदलाव करता है, इसको हम लोग देखेंगे अभी, लेकिन कुछ देर के बाद। टाइम हो गया है क्या? पता नहीं चला, 2 घंटे 1.5 घंटे का। ये बेटा 78 को सुपरवाइजरी करने के लिए, देख रेख करने के लिए, सुपरवाइजरी करने के लिए। क्लियर? तो अगर आपसे कोई पूछे कि पिट्स इंडिया एक्ट क्यों आया, तो 1773 एक्ट की सुपरवाइजरी करने के लिए आया। और दूसरा बात बताया, कंपनी और COD के पावर को क्या करना था? एक जगह सेंट्रलाइज करने के लिए किसमें रखना था? ब्रिटिश गवर्नमेंट। वो चाहता था अब शक्ति मेरे पास हो। ठीक है ना? क्लियर हो गया? आगे बढ़ा दूं कि लिखना है? इसको लिखो, समझ में आ गया? अब यहां से शुरू होगा पिट्स में बोर्ड ऑफ कंट्रोल की बात होगी। इसमें 6 कमिश्नर आएंगे। हाँ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही हो कंट्रोल है। कहां पे? एक्चुअल। चलें भैया, छोड़ दें क्या आप?